नमस्ते बच्चों, कैसे हो जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट किया जाए। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था? तो देखो, मैंने आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में बताया था, है ना, पिछले लेक्चर में। और मैंने आपको ये एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी सिखा दिया था, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और लास्ट में हमने देखा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको बहुत आसानी से समझ में सब कुछ आने वाला है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग बात करेंगे। अच्छा बच्चों, क्या आप लोग को डिस्काउंट पता है? डिस्काउंट क्या होता है? हाँ, दुकान पे जाते हो सामान खरीदने, डिस्काउंट तो मिलता ही है ना। तो डिस्काउंट एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? कंसेशन होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम गुड्स खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उस टाइम पे ये डिस्काउंट दिया जाता है। अब डिस्काउंट के भी 2 टाइप होते हैं। पहला तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना बच्चों, ये किसके ऊपर दिया जाता है? तो ये जो है ना बच्चों, ये कैटलॉग प्राइस के ऊपर दिया जाता है। अब ये कैटलॉग प्राइस क्या है? तो लिस्ट प्राइस, यानी जो सूची में प्राइस रहता है। जैसे कोई सामान है, अगर वो 1000 का है तो 1000 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? लिस्ट प्राइस। ठीक है, उसके ऊपर प्राइस कितना है? 1000, दैट इज योर लिस्ट प्राइस, बराबर। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। और एक और बात ध्यान से सुन लो, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझेंगे ना, अच्छे से समझेगा। जैसे कि एक सामान है बच्चों जिसका प्राइस कितना है? 1000, बराबर। अब हमने क्या किया, मतलब जो भी सेलर है उसने ना 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने? ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो 1000 का 50%, ये 5% कितना होगा बच्चों? 1000 का 5% कितना हो जाएगा? यस, 50 रुपये होगा। तो 950 में से 50 रुपये को 950 नहीं, 1000 में से 50 को माइनस करो, कितना आएगा? 950। यानी कि डिस्काउंट देने के बाद हमें अभी उसको कितना पैसा देना है? 950 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों? वो जो 50 रुपये है ना, वो आपका क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और सुनो, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट को किया जाता है। अगर हमने कैश डिस्काउंट किसी को दिया है तो वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ये हमने इतना कैश डिस्काउंट इसको दिया। लेकिन अगर आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो तो इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यानी 950 रुपये ही क्या होगा? आपका फाइनल अमाउंट होगा वो गुड्स का। समझे? चलो अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। क्या दिया इसमें कि इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस, वही जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी जब हम गुड्स को खरीदते या फिर बेचते हैं तब जाके ये डिस्काउंट दिया जाता है। एंड वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज्ड सोल्ड रिकॉर्ड इज नेट वैल्यू पेएबल, दैट इज आफ्टर डिडक्शन अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, यानी कि हमको कितना पैसा देना पड़ेगा? 1000 उसका प्राइस था, लेकिन 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला ना, तो अभी कितना दोगे? 950 रुपये ओनली, है ना, वो माइनस करने के बाद दिया जाता है। ठीक है, एंड एग्जाम्पल में वही दिया है कि बोथ, ये देखो, इफ गुड्स ऑफ ₹1000 आर सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट विल बी रिकॉर्डेड विल बी ऑफ ₹950 बोथ बाय द परचेजर एंड द सेलर एंड नॉट ₹1000। 1000 नहीं होगा बल्कि 950 रुपये ही होगा दोनों के लिए, फॉर सेलर एंड फॉर बायर ऑल्सो। ठीक है, Hence trade discount does not appear in the books of accounts. Yes everyone, ये भी याद रखना। ठीक है, सेपरेटली हमें ट्रेड डिस्काउंट को दिखाने की जरूरत नहीं है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। खाली आप 950 रुपये लिखोगे, बस आपका काम खत्म। ठीक है, और एक और बात बता दूं जो इसमें नहीं दिया है, ट्रेड डिस्काउंट ना कब दिया जाता है? ऐसे हमेशा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जब आप बल्क में कोई चीज खरीदते हो ना, तब जाके आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा वाला देख ले। हाँ चलो देख लेते हैं कैश डिस्काउंट। अब ये क्या होता है? तो कैश डिस्काउंट मतलब क्या? जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हो ना, आपने सामान खरीदा, ठीक है, और उसका पेमेंट आप तुरंत के तुरंत कर रहे हो, तो जब आप तुरंत पेमेंट करते हो ना, तब जाके आपको ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। यानी अगर आपने 50 रुपये का गुड्स खरीदा, आप तुरंत पेमेंट कर रहे हो, तो दुकानदार ने आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, आप पे कभी करने वाले थे 1 महीने बाद, लेकिन दुकानदार ने बोला कि अगर तुम अभी पेमेंट करोगे ना तो मैं तुमको 10 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, तो हमारा फायदा हो गया ना। अरे 1 महीने बाद हमको 50 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अभी दिया तो ओनली 40 रुपीज़, तब तो हम खुश हो जाएंगे ना, तुरंत के तुरंत पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 10 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? कैश डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, और एक और बात बताओ, ये जो कैश डिस्काउंट है ना बच्चों, ये ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद किया जाता है। जैसे कि वही अपना पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 का सामान है,
ठीक है, 50 रुपए का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो 950 रुपए हुए बराबर। अब आप क्या कर रहे हो ना, गुड्स के लिए अभी के अभी पेमेंट कर रहे हो, तो दुकानदार खुश होकर के आपको 10 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया, तो क्या करोगे आप, 950 रुपए में से 10 रुपए को माइनस करोगे, यानी ये जो आपका कैश डिस्काउंट है ना, वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, उसको माइनस करने के बाद ही आप लोग को कैश डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, उसी में जोड़ना नहीं है, ओके। और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, इट इज अ लॉस फॉर द सेलर, सेलर के लिए लॉस होता है, जबकि बायर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। जैसे बायर को वो 50 रुपए देने थे 1 महीने के बाद, लेकिन दुकानदार ने बोला अभी दे दो तो 40 रुपए में दे दूंगा, तो अभी दुकानदार को 10 रुपए कम मिल रहा है ना, यानी एक तरीके से इसके लिए लॉस है, जबकि बायर के लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। वेरी सिंपल है ना। चलो एक्सप्लेनेशन इसका देखा जाए तो इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। इट इज द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रोमोट पेमेंट, यानी कि जब तुरंत के तुरंत पेमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब ये जो डिस्काउंट है ना बच्चों, ये किस लिए दिया जाता है, कस्टमर को एनकरेज करने के लिए कि वो हमको अभी पेमेंट कर दे। दुकानदार ने वो 10 रुपए का डिस्काउंट क्यों दिया, ताकि पैसा अभी मेरे पास आ जाए, ठीक है, तो उसको एनकरेज करने के लिए हम लोग ये वाला डिस्काउंट देते हैं। एंड इट इज गिवन आइदर फॉर स्पॉट पेमेंट और पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। हाँ, तुरंत पेमेंट हो सकता है या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड, जैसे 1 महीने बाद आप पैसा देने वाले थे लेकिन 15 दिनों के बाद दोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, आप तो एकदम खुश हो जाओगे और 15 दिनों के बाद ही जाकर के पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड आया ना। एंड कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। यस बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लो, सब कुछ टिक करते जाओ। हाँ, फिर सिंस इट इज लॉस टू द सेलर एंड गेन टू द बायर, क्योंकि ये सेलर के लिए लॉस होता है और बायर के लिए गेन, यानी कि प्रॉफिट। गेन मतलब क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे कई वर्ड ऐसे आ रहे हैं जो आपको पता नहीं होंगे, तो मैं आपको बताते रहती हूँ, ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिखाया जाता है उसमें। समझा आपको कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट अच्छे से क्लियर हुआ? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखेंगे बच्चों सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। ये कंसेप्ट भी बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक आदमी है, कौन, उसका नाम ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। एक है अनमोल, ठीक है, अनमोल नाम का कोई, तो अनमोल मतलब छोटा बच्चा हो गया ना, कुछ और नाम रखते हैं। चलो बच्चों मिस्टर ए ले लेते हैं, है ना, अभी कोई नाम नहीं मिल रहा है, मिस्टर ए ले लो। तो मिस्टर ए जो है ना, इनकी लाइबिलिटी क्या है बच्चों, कम है, और इनके असेट ज्यादा है। जैसे कि इनका असेट है समझ लीजिए 50,000 का, इनकी लाइबिलिटी है ओनली 20,000। ओके, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी इनकी कम है, असेट ज्यादा है, यानी ये अपनी लाइबिलिटी पे कर सकते हैं ना। इनके पास 50,000 रुपए है, जबकि इनको देना कितना है, ओनली 20,000। तो ये 50,000 में से 20,000 जो भी पेमेंट करना है वो दे देंगे, बाकी 30,000 तो इनके पास बच जाएगा ना। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, सॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों अगर इक्वल है, दोनों बैलेंस है, यानी 50,000 असेट्स भी है 50,000 लाइबिलिटी, तो भी हम इनको सॉल्वेंट पर्सन ही बोलेंगे। लेकिन इसके उल्टा कर दो, इनसॉल्वेंट मतलब क्या, अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा असेट्स कम, ओके, तो आप क्या कहलाओगे बच्चों, इनसॉल्वेंट पर्सन, क्योंकि आप एबल ही नहीं हो, आप अपनी पूरी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते। आपकी लाइबिलिटी है 50,000, असेट्स खाली आपके पास 30,000 है ना, तो 30,000 अगर आप पेमेंट कर भी दोगे तो भी 20,000 बचेगा कि नहीं बचेगा आपके ऊपर लाइबिलिटी। ओके, तो इस कंडीशन में आपको मैं क्या बोलूंगी, इनसॉल्वेंट पर्सन बोलूंगी, ठीक है। समझ में आया क्या आपको? तो बस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही दिया है बच्चों। सॉल्वेंट में देखो जो आपको बताया ना वही लिखा है, इफ अ पर्सन असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज, ठीक है, मोर देन हिज लाइबिलिटी, असेट ज्यादा लाइबिलिटीज कम, और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो, जितना असेट उतना लाइबिलिटी, तो भी ऐसे कंडीशन में भी हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, क्योंकि वो अपना लाइबिलिटी पेमेंट करने में सक्षम है, ठीक है। He is called a solvent person. Solvent person is financially sound. ये financially sound होता है, यानी इसके पास पैसा होता है, ठीक है। And is in a position to pay off all his debt. और वो ऐसे पोजीशन में होता है कि अपनी सारी लाइबिलिटीज को वो पे कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वही दिया एग्जाम्पल जो आपको दिया था, देखो इसका टोटल असेट 50 लाख और इसका डेट यानी क्या, लाइबिलिटी कितना, 30 लाख, तो वो अपना पेमेंट कर सकता है ना। ऐसे कंडीशन में इसको सॉल्वेंट बोला जाएगा। अब इनसॉल्वेंट क्या होता है, हाँ ये भी बहुत सिंपल है, अभी बताया था ना, अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स, यानी लाइबिलिटी ज्यादा असेट्स कम, लाइबिलिटी ज्यादा असेट्स कम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इनसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन टोटल असेट्स और प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड टू 20 लाख, यानी टोटल असेट कितना कैलकुलेट किया गया, 20 लाख, जबकि टोटल डेट्स कितना है बच्चों, 50 लाख, ठीक है।
and if he is not in a position to get any amount from any source and if the court is satisfied then he will be declared as an insolvent person। यानी कि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी सबको बेच दिया, लेकिन फिर भी बेचारे का लाइबिलिटी जो है वो पेमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, अभी भी उसका लाइबिलिटी बाकी है, तो इसको बोल दो अभी क्या बोलोगे, इंसॉल्वेंट पर्सन बोलोगे, क्योंकि ये बेचारा पूरा कंगाल हो चुका है, जो भी इसके पास प्रॉपर्टी थी सब इसने पे कर दिया, फिर भी इसका लाइबिलिटी का जो हिसाब है वो खत्म नहीं हुआ। समझे, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये चैप्टर नंबर 1 में ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। आपको कई बार ये नाम सुनने के लिए मिलेगा, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। इसके अलावा डेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो ना ये आप पूरे अकाउंट्स में सुनोगे ही सुनोगे। तो ये जो आपका पहला चैप्टर है ना बच्चों, इसमें आपका बेसिक क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसीलिए अभी आपको छोटे बच्चों के जैसा एक एक वर्ड का मतलब बताया जा रहा है। अभी आगे आप इसका असलियत में यूज़ करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं अकाउंटिंग ईयर। हाँ, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, बताओ हमारे यहाँ का मतलब अभी रिसेंटली की बात करती हूँ। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, कब से शुरू होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल से, और एंड कब ये होता है, 31 मार्च को होता है। तो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड कभी होता है 31 मार्च को। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, आप सोचेंगे खाली अकाउंटिंग ईयर यहीं से यहीं तक होता है तो इतना सारा क्या लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो, इट इज द पीरियड ऑफ 12 months फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्रिएटर। अकाउंटिंग ईयर एक्चुअल में क्या होता है, तो ये ना 12 महीने का पीरियड होता है, ठीक है, जिसको जो प्रोप्रिएटर होते हैं बच्चों ओपन करते हैं और फिर वो क्लोज कर देते हैं जब ये 1 साल पूरा हो जाता है। तो फिर अर्लियर यानी एकदम पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, द प्रोप्रिएटर वर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर मतलब जो मालिक होते थे वो कोई भी अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर लेते थे, दैट इज कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, मतलब उनका मर्जी, कोई भी अकाउंटिंग कोई भी 12 महीने का पीरियड वो लोग फॉलो कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, फॉर इनकम टैक्स पर्पज, देखो बच्चों अगर आप बिजनेस कर रहे हो देन आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग ईयर डिसाइड किया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हर एक बिजनेस को क्या करना होता है बच्चों, इसी पीरियड में जो उसका अकाउंट है वो मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्लियर, अकाउंटिंग ईयर अच्छे से समझा। चलो अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न की बात करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अभी ये ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल बता दी आपको। देखो जैसे कि एक बिजनेस है, मतलब सुनो, जो बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, जो भी कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करती हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स का बाइंग होता है, सेलिंग होता है, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, गुड्स बनाया, बेचा, तो हम ये काम किस लिए कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, पैसा कमाना है ना। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें ना पैसा कमाना मकसद नहीं होता, बल्कि लोगों को सुविधाएं देना, मतलब उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, उनका मेन क्या होता है बच्चों, मुद्दा होता है, मेन मकसद होता है। तो बस यही क्या होता है, यही आपका क्या होता है बच्चों, NPO। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में जान लो। देखो, a business concern established with an object of earning profit is the main motive of this business, okay, this type of concern. Profit by selling of goods is known as trading concern, and trading concern को क्या क्या बोला जाता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, नाम याद रख लो, हो सकता है इसमें आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, कि ये नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न को और क्या बोला जाता है, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, है ना। इनका मेन मुद्दा क्या होता है बच्चों, सर्विसेज प्रोवाइड करना सोसाइटी को। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी फॉर्म फॉर प्रोमोटिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन एक्सेट्रा, यानी लोगों के अंदर जो हुनर है बच्चों उसको और बढ़िया करने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं। ठीक है, तो हाँ, इनको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, तो इनके जो इनकम के सोर्सेज होते हैं ना, वो कोई दान दे देता है या फिर मतलब मेंबर्स होते हैं जो हर साल क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उससे वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है।
चिंता मत करो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के बारे में पूरा 12th में आपका एक लेसन है, वहाँ पे आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, चिंता ना करना, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो अगर आपको देखना है तो देख लो, लेकिन कुछ समझेगा नहीं क्योंकि अभी आप नए हो ना, जब 12th में जाना तब पढ़ना, ठीक है। तो वही है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखा ना हमने कि ये कहाँ था, ये देखो स्कूल्स, ठीक है। स्कूल्स का मेन मोटिव ये नहीं होता, बल्कि उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी होती है बच्चों को, बराबर। हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब है ना, जहाँ पे लोग जाके स्पोर्ट्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझा। ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अब हम बात करेंगे किसकी, हाँ, गुडविल की। अब ये गुडविल क्या होता है, अरे ये भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम दिमाग में बिठा लो। क्या, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, यानी कोई भी बिजनेस है ना तो उसका मार्केट में नाम कितना है, ठीक है, यानी उसका नाम, उसको लोग कितना जानते हैं, उसके गुड्स को कितना ये पसंद करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपका गुडविल कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ही ले लेते हैं, ठीक है। आप गए दुकान पे, बराबर। अब दुकान पे ना कौन सी कंपनी ले लें, चलो अमूल ले लेते हैं, बहुत फेमस है, सब लोग अमूल को, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना, तो प्रचार देखते हैं ना। तो दूध लेने के लिए हम गए, बराबर। तो वहाँ पे एक तो अमूल का दूध है और दूसरा किसी लोकल कंपनी का दूध है जिसको आप जानते भी नहीं, ये पता नहीं कौन सा नाम, आप दुकान पे गए तब जाके आपने सुना। तो दोनों का मतलब आप क्या करोगे बताओ, आप दोनों में से कौन सा दूध लेना पसंद करोगे, अमूल का या फिर वो जो लोकल कंपनी वाला है वो? जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम वही पसंद करेंगे, ठीक है। क्यों, अमूल, क्योंकि उसका नाम है ना, हम सुनते हैं टीवी में, एड्स में, सब बोलते हैं अमूल बहुत अच्छा दूध है, ठीक है, और ये पैकेट वाला दूध है, अच्छा है, हमने कई बार न्यूज़ में सुना है। तो हमारा भरोसा किसके ऊपर है, अमूल के ऊपर है, तो हम उसी को खरीदेंगे। यानी अमूल ने अपनी एक गुडविल बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है, जिसके कारण लोग उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, पसंद कर रहे हैं। यानी इसका गुडविल क्या है, बहुत अच्छा है ना। तो जब भी आपका गुडविल अच्छा रहता है तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट होता ही है, ठीक है। और एक और बात बताओ, ये जो आपका गुडविल है ना बच्चों, ये आपका इंटेंजिबल असेट होता है, यानी इसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। बताओ, जो बिजनेस का रेपुटेशन होता है, क्या आप इसको देख सकते हो? रेपुटेशन कहाँ पे, दिखाओ, देख सकते हो? नहीं। तो वो कैसा, इंटेंजिबल असेट होता है। और ये कैसे अर्न किया जाता है, गुडविल कैसे क्रिएट होता है किसी भी कंपनी का, गुडविल, अमूल का ऐसे ही गुडविल तैयार हो गया मार्केट में, सब लोग उसको ऐसे ही पसंद करने लगे? नहीं, उसने क्या किया बच्चों, बहुत मेहनत करी, ठीक है, उसने लोगों को सेटिस्फाई किया। जब कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं ना, तब जाके आपका गुडविल बनता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, ग्राहक हमारे लिए भगवान है, ठीक है। कस्टमर क्या होते हैं, बिजनेस, क्योंकि वो जो बिजनेस है ना बच्चों, कोई भी बिजनेस क्यों टिका हुआ है, यस, कस्टमर के कारण। अगर कस्टमर लोग उसका सामान खरीदेंगे नहीं, वो तो पूरी डूब जाएगी, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, एंड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना एट रीजनेबल प्राइस। यानी प्राइस भी आपका कैसा होना चाहिए बच्चों, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस ले लोगे, अरे तब तो ये गलत बात हो गई ना। तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो जब लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और टाइमली सबको सेटिस्फाई करते हैं, तब जाके उनका मार्केट में गुडविल क्रिएट होता है, ठीक है। और गुडविल को हम लोग बच्चों मनी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है, फिर उसको मनी के फॉर्म में कैसे ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों इसकी चिंता मत करना, क्लास 12th में हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन भी सीखेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अभी आपको नहीं सीखना, बस इतना समझो कि उसको हम लोग मनी के फॉर्म में भी ये दिखा सकते हैं। गुडविल 30,000 हो सकता है, 20,000, 50,000, 1 लाख ऐसे होता है, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, चलो फटाफट से देख ही लेते हैं। वैसे तो आपको समझ में आया ही होगा। गुडविल में भी डिस्क्राइब एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस विच कंट्रीब्यूट टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस एवरीवन, गुडविल की वजह से जो फर्म होते हैं उनको बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है, ठीक है। नॉर्मल जो उनको प्रॉफिट होने वाला था उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल। इट में अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट एज फेवरेबल लोकेशन, आपका लोकेशन फेवरेबल होना चाहिए, एबिलिटी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, सारे एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट का स्किल भी इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सब अच्छे से काम करेंगे अल्टीमेटली आपका गुडविल बनेगा, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी यहाँ पे मायने रखता है, एंड सर्विसेज, customer satisfaction etc. Goodwill is the reputation of business. It can be expressed in terms of money and goodwill is an intangible asset, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक, क्लियर।
गुडविल समझ गए। चलो नेक्स्ट अभी हम किसकी बात करेंगे बच्चों, यस प्रॉफिट और लॉस। अब ये क्या होता है, अरे प्रॉफिट और लॉस तो आपने क्लास 6 में भी सीखा था, बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या देखा था बच्चों हमने, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या देखा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये देखते थे ना हम। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में हमने गुड्स बेचा, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, वो गुड्स हमने कितने में खरीदा, दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस, एंड जब भी बेचा तो हमारा वो सेलिंग प्राइस है। तो बस यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो देखो बच्चों आपको प्रॉफिट कब होगा, देखो जैसे कि आप ना कुछ तो बना रहे हो, हाँ ये लो आपने ये मार्कर बनाया, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पता है कितना खर्चा लगा, 10 रुपये। जब आपने बनाया इसको, अपने कंपनी में पूरा मैन्युफैक्चर किया, सब कुछ इसको असेंबल किया, ये ढक्कन लगाया, ये निब है जो सब कुछ आपने लगाया, बराबर, तो इसका पूरा खर्चा कितना आया, 10 रुपया, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस, बराबर। अब आपने इसको बेचा कितने में, आपने इसको बेचा 15 रुपये में, कितने में बेचा, 15 रुपये में, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब इसको बनाने के लिए जो खर्चा आया, और बेचा कितने में, 15 में, दैट इज आर सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब भी क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तब वहाँ पे हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चों, ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, जैसे 10 रुपया बनाने में इसका खर्चा आया, लेकिन ये मार्केट में बिक रहा है खाली बस 8 रुपये का, तो बताओ फायदा होगा आपको, अरे बनाने में ही 10 रुपये लग गए और 8 रुपये में बेच रहे हो, 2 रुपये का आपको नुकसान हो गया, ठीक है। जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहता है तो हमको लॉस होता है, जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है तो हमको फायदा होता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि when the selling price of goods is more than the cost price, it is a profit, and profit increases the capital of the business। जब भी प्रॉफिट इंक्रीज होता है किसी बिजनेस का, देन कैपिटल भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू ₹30,000 देन द प्रॉफिट इज 20,000। जैसे कि कोई सामान है जिसको हमने बेचा 50,000 में और उसका कॉस्ट प्राइस था 30,000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000 का, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। चलो अभी लॉस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया ही लॉस क्या होता है, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, देन इट इज कॉल्ड एज द लॉस, बराबर। एंड लॉस डिक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। लॉस की वजह से क्या होता है बच्चों, बिजनेस का जो ये है ना कैपिटल, वो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। याद रखना दोनों में डिफरेंस, देखो जब भी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब आपका ये प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका कैपिटल भी बढ़ता है, लेकिन जब आपको लॉस होता है तो कैपिटल भी आपका क्या होता है बच्चों, कम होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में वही दिया गया जो मैंने आपको बताया था वैसा ही है। चलो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, इनकम एंड रेवेन्यू। देखो बच्चों ये जो दो नाम है ना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत बार, मतलब जब भी पढ़ेंगे तब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में जाने के बाद में भूल जाते हैं, अरे इनकम क्या था, रेवेन्यू क्या था। तो आपको ऐसे नहीं करना है, बताती हूँ इनकम क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। तो इनकम मतलब क्या, जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, तो वो कंपनी ने ना, मतलब एक बिजनेस है समझ लो, तो उन्होंने क्या किया है, किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो लोन के ऊपर इनको क्या मिलेगा बच्चों, हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टी थी ना, उसको रेंट पे दिया है, तो वहाँ से उनको हर महीने क्या मिलेगा, ये भाड़ा मिलेगा, रेंट मिलेगा, बराबर। इसके अलावा इनको जब ये सामान बेचते हैं तो उससे भी इनको क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जब हम इन सभी पैसों को मिला देंगे, यानी कि एक तो उनको इंटरेस्ट आ रहा है, इसके अलावा रेंट भी आ रहा है, और बिजनेस से भी इनको जो प्रॉफिट हो रहा है, जब एक साथ हम सभी को मिला देंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, टोटल इनकम ऑफ द बिजनेस। यानी फाइनेंशियल सोर्सेज जो भी है, ठीक है, वहां से जो पैसा आता है, मतलब हर जगह का काउंट किया जाएगा, इधर से आया उधर से आया, जहां से भी आपको पैसा आया दैट इज योर इनकम, यानी कि टोटल इनकम, ठीक है। अच्छा अभी रेवेन्यू क्या होता है, तो वही सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन काम क्या है बच्चों, गुड्स को बेचना। तो गुड्स बेचने के बाद जब जो इनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, उस पर जो इनको प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। इनकम यानी फ्रॉम ऑल सोर्सेज, लेकिन रेवेन्यू मतलब इनका मेन बिजनेस क्या है, गुड्स को बेचना, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज योर रेवेन्यू। हम बोलते हैं ना कि इस बिजनेस का रेवेन्यू इतना है, ठीक है, तो वहां पर हम एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं, जबकि इनकम मतलब फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है। भूलोगे तो नहीं ना, चलो भूल जाओगे तो आकर के देख लेना। तो क्या है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो इनकम का, इट इज रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, it is the amount receivable or realized from services provided and earning from interest, dividend, commission etc, है ना, जो भी इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये डिविडेंड मिल रहा है,
अब आप सोचेंगे डिविडेंड क्या है, डिविडेंड नहीं पता ना, तो एसपी में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। डिविडेंड मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, कंपनीज के ना शेयर्स परचेस करते हैं। तो जब भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, उसके शेयर्स परचेस करोगे ना, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, ठीक है, हर महीने, मतलब वो फिक्स रहता है, फिक्स पीरियड रहता है कि आपको इतना पैसा हम लोग देंगे, बराबर। तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, डिविडेंड कहलाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई कमीशन मिला, ओके, तो ये सभी आपके इनकम में आएंगे। जबकि रेवेन्यू क्या होता है, तो इट इज इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। यानी ये क्या होता है बच्चों, आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो आप पैसा कमाते हो, जैसे सेल एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज, देन इट इज योर रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू एंड इनकम क्लियर हुआ, अच्छे से समझ गए ना। चलो अच्छी बात है। अब क्या देखेंगे, हाँ, असेट्स, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ। अब असेट क्या होता है, असेट यानी प्रॉपर्टी, ठीक है। आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास क्या है, घर आपकी प्रॉपर्टी है ना। अगर आपके पास गाड़ी है, दैट इज योर प्रॉपर्टी। मतलब जो भी सामान है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख, मतलब असेट जो है ना बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल भी, इंटेंजिबल भी, ठीक है। तो सबको, जिसके आप मालिक हो दैट इज योर असेट, ठीक है। तो चलो देखते हैं असेट्स के टाइप्स के बारे में। क्या दिया यहाँ पे कि असेट्स एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन दैट अ मॉनेटरी वैल्यू इट इज कॉल्ड एज एन असेट। देखो बच्चों, असेट का असली वाला मीनिंग इधर लिखा हुआ है। असेट किसको बोला जाता है, तो कोई भी फिजिकल असेट, या मतलब फिजिकल थिंग, या फिर जिसके ऊपर आपका अधिकार है, जिसके आप मालिक हो, ठीक है। और सुनो, वो जो सामान है उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, यानी मार्केट में उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। ऐसे किसी भी सामान को आप नहीं असेट बोल दोगे, ठीक है। जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो, मॉनेटरी वैल्यू हो, यानी जब आप उसको बेचो तो आपको पैसे मिले, तो इसी को आप बोलोगे असेट, ठीक है। एंड द ओनरशिप ऑफ द असेट मस्ट बी विद बिजनेस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, लैंड हो गया बच्चों, ये असेट होता है। गुडविल आपका असेट होता है। इसके अलावा पैटेंट्स मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम कुछ इन्वेंशन करते हैं ना, इन्वेंशन मतलब क्या, जैसे एक कंपनी है जिन्होंने क्या किया, कुछ तो नई टेक्निक बनाई, ठीक है। अब वो टेक्निक जो है ना, किसने बनाई, इन्होंने ही पहली बार निकाला है, बराबर। तो अब लोगों को पता चलेगा तो क्या करेंगे, इनका टेक्निक यूज कर सकते हैं ना। तो वो क्या, पता है क्या करते हैं, वो जाते हैं और पेटेंट करवा लेते हैं कि मेरे अलावा इस टाइप का जो सामान है वो और कोई नहीं बेच सकता, क्योंकि मैंने ही इसको इन्वेंट किया है। अगर उसको लेना है, उस प्रकार से काम करना है, तो उसको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट माय परमिशन वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो दैट इज योर पेटेंट। याद रखना, कोई इनोवेशन किया जाता है, इन्वेंशन, ठीक है, कोई आविष्कार, नई चीज बनाई गई, तो वो ओके। चलो टाइप्स ऑफ असेट्स देख लेते हैं बच्चों। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेट्स। फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड असेट्स, सेकेंड वन इज योर करंट असेट्स, एंड द लास्ट वन इज फिक्सिशियस असेट्स। अब ये फिक्स असेट्स मतलब क्या होता है, तो फिक्स असेट्स आर दोज असेट्स जो हमको क्या करते हैं ना बच्चों, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी कंपनी के लिए कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, मशीनरी खरीदा उधर काम करने के लिए, तो क्या मैं हर साल वो मशीनरी को चेंज करूंगी, ये साल में पूरा यूज़ कर लिया, अगले साल दूसरा लाऊंगी, नहीं। वो मुझे मोर देन 1 ईयर तक फायदा देते ही रहेगा, बराबर। तो इसीलिए मैं इसको फिक्स असेट्स बोल सकती हूँ। इसी प्रकार से अगर हमने कोई बिल्डिंग खरीद लिया, तो वो बिल्डिंग भी हमारा कई सालों तक हमको फायदा देगा ना, उसका लाभ हम लोग कई सालों तक उठाते रहेंगे। तो वो भी किस में आएगा बच्चों, फिक्स असेट्स में आएगा, समझा। तो वही है यहाँ पे कि द असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड असेट्स। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एक्सेट्रा, ठीक है। दीज असेट्स में बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी ये जो असेट्स है ना बच्चों, वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। जैसे गुडविल क्या है, इनटेंजिबल है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग क्या है बच्चों, टेंजिबल है। चलो आगे चलते हैं, करंट असेट्स की बात करेंगे। अब ये क्या होता है, तो करंट असेट्स मतलब वो असेट जिसका फायदा हमको ना 1 साल से कम के लिए मिलता है। जैसे कि एग्जांपल दो आपको, स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है वो ला करके रख लिया, ठीक है। तो एक बार आपने स्टॉक ला करके रख लिया तो वो सालों साल तक चलता रहेगा, नहीं, आप उसका यूज करते जाओगे, वो खत्म होता जाएगा, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, करंट असेट्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा
एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो दिए गए ना डेटर्स मतलब क्या होता है, ऊपर मैंने आपको बताया था डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो अगर किसी ने मेरे से सामान लिया लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया, बाद में देने वाला है 1 या फिर 2 महीने के बाद, ठीक है। तो अभी मेरे पास पैसा आने वाला है, बराबर, लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा का मुझे बेनिफिट नहीं देगा, है ना। वो मुझे 3 महीने बाद वो पैसा मेरे पास आ जाएगा, इसीलिए ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, करंट असेट। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल। अब आप सोच रहे होंगे ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। तो देखो बच्चों, बिल्स रिसीवेबल भी एक तरीके से डेटर्स के जैसा ही होता है, यानी हमने किसी को सामान बेचा और बिल बनाया, ठीक है। तो उसने वो मतलब वो क्या करेगा, हमारे बिल का पेमेंट वो कुछ महीने बाद करेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, बिल्स रिसीवेबल, यानी उसके पास से मेरे पास पैसा आने वाला है, तो वो भी मेरे लिए असेट होगा, लेकिन कौन सा, करंट असेट्स होगा, ठीक है। और करंट असेट्स को ना हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, रियलाइज कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली, मतलब बहुत आसानी से, ठीक है। देखो, असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। कैश में हम लोग बहुत आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही आपका करंट असेट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, पैसा है आपके हाथ में, दैट इज योर करंट असेट्स। एंड कैश एट बैंक, बैंक में भी पैसा है, तो वो भी तो खर्चा होगा ना, ऐसे थोड़े ना कि वो पूरा सालों साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या है बच्चों, करंट असेट्स, ठीक है। अगला यहाँ पे है फिक्सिशियस असेट्स। अब ये फिक्सिशियस असेट्स क्या होता है बच्चों, तो हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एग्जाम्पल में दिया गया है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years। बताती हूँ बच्चों, ये समझने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन चिंता ना करो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। पहले इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना बच्चों वो पढ़ते हैं कि दीज असेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो आपका असेट होता है इसके लिए हम लोग कुछ दिखा नहीं सकते कि ये मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग के जैसा, ठीक है। हम ऐसे नहीं दिखा सकते। एंड दे आर इमेजिनरी असेट्स। ये कैसे असेट्स होते हैं बच्चों, इमेजिनरी होते हैं, खाली बस ये दिमाग में ही रहते हैं, ठीक है। बट डू नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब ये इमेजिनरी तो होते हैं और इनका रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होता है, मतलब इसको हम लोग ये कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार हमने वो पेमेंट कर दिया तो बस कर दिया, इसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप उसको क्या कर लो कि रियलाइज कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years। जैसे कि हमने क्या किया बच्चों, एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया फॉर 4 years, 4 सालों के लिए, बराबर। तो ये जो हमने समझ लो कि 1 लाख रुपए हमने दे दिया 4 सालों के एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो अब वो 4 साल तक एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा। हमने 1 लाख अभी के अभी क्या कर दिया है बच्चों, पेमेंट कर दिया है फॉर 4 years, बराबर। तो ये आपका किस में आएगा, फिक्सिशियस असेट्स में आएगा। मतलब ये हमको 4 सालों तक बेनिफिट तो देगा, लेकिन हम लोग इसको ना कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसमें, कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसे हम लोग किसी को दिखा भी नहीं सकते कि ये देखो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। तो इसीलिए ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, फिक्सिशियस असेट्स कहलाएगा, ठीक है। समझा ना, अभी पेमेंट किया 4 साल तक चलेगा, उसका बेनिफिट हमको मिलते रहेगा। तो ये थे बच्चों टाइप्स ऑफ असेट्स। आई होप आप लोग को समझा रहेगा। नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटीज। नाउ व्हाट इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मतलब होता है जो अमाउंट हमें क्या करना है, जैसे बिजनेस है, जो अमाउंट उसको देना है बाहर वालों लोगों को। जैसे अगर किसी बैंक से लोन लिया है तो लोन देना पड़ेगा, अगर हमने सामान खरीदा उधारी पे तो उसका पैसा देना पड़ेगा, यानी क्रेडिटर, है ना। वैसे ही बिल्स पेबल, हमने सामान खरीदा, बिल लिया है तो बिल भी हमको देना पड़ेगा, बिल का पैसा, राइट, दैट इज योर बिल्स पेबल। तो ये सभी क्या होते हैं बच्चों, आपके लाइबिलिटीज होते हैं, बराबर। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी, ठीक है। इट इज अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। एग्जाम्पल, लोन टेकन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर योर लाइबिलिटीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड लाइबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज योर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब ये फिक्स्ड लाइबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कैपिटल होता है ये क्या होता है बच्चों, ये लाइबिलिटी होता है बिजनेस के ऊपर, राइट। अगर मैंने क्या किया बच्चों, अपना पैसा लगाया है बिजनेस में 20,000 रुपये, तो वो मेरे लिए वो क्या होगा, लाइबिलिटी होगा बिजनेस के लिए, ठीक है। तो फिक्स्ड लाइबिलिटी
जो कैपिटल मैंने बोला ना, ये कैपिटल जब मेरा कब तक रहेगा बिजनेस में, जब तक मेरा बिजनेस चलता रहेगा तब तक वो कैपिटल बिजनेस के पास ही रहेगा। तो इसको हम लोग फिक्स लायबिलिटी बोल सकते हैं, यानी वो देने की जरूरत नहीं है, वो जब तक बिजनेस रहेगा तब तक वो कैपिटल रह सकता है। कैपिटल कब रिटर्न दिया जाता है, जब भी बिजनेस क्लोज होता है तब, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने किसी बैंक से ना लोन लिया है फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा सालों के लिए अगर मैंने लोन लिया है, तो वो भी किस में आएगा बच्चों, फिक्स लायबिलिटी में ही आएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज नोन एज फिक्स लायबिलिटी। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सिक्योर्ड लोन भी हो सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स लायबिलिटीज, ठीक है। देखो पहला क्या, सिक्योर्ड लोन, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स, एंड और क्या था यहाँ पर, बस दो ही तो था, ठीक है। चलो हाँ, कैपिटल भी क्या होता है, फिक्स एसेट्स, फिक्स लायबिलिटी होता है। फिर यहाँ पे करंट लायबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। अब ये करंट लायबिलिटी क्या होता है बच्चों, तो बेस्ट एग्जांपल है क्रेडिटर्स। मतलब देखो, सामान लिया हमने, पैसा देना है, तो वो जो पैसा है ना बच्चों, वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 सालों बाद दोगे तो भी चलेगा, वो आपको तुरंत के तुरंत क्या करना है, मतलब जो भी पीरियड आपने फिक्स किया उतने पीरियड के बाद आपको देना ही है। तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों, करंट लायबिलिटी का। इसके अलावा बिल्स पेबल भी इसमें आ जाएगा, आपको बिल का जो पैसा है वो तो चुकाना ही पड़ेगा, तो ये भी आपका क्या है बच्चों, करंट लायबिलिटी, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देखो फिक्स लायबिलिटी मतलब क्या, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज payable within a year are called current liabilities. Current liability arise in the regular current operation of the business and these liabilities are not normally secured. For example, creditors and bills payable. Okay, समझा आपको। तो यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज तो हमने देख लिया। अब बारी है नेटवर्थ की। अब ये नेटवर्थ क्या होता है, या फिर देखो नेटवर्थ के 3 नाम है, नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी या फिर कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है बच्चों, तो बिजनेसमैन जो प्रोप्रिएटर होते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज योर कैपिटल, बराबर। इसके अलावा कैपिटल एक और चीज होता है, वो क्या होता है, असेट्स ओवर लायबिलिटीज। इफ असेट्स इज क्या है बच्चों, ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज योर कैपिटल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नहीं, आया था, पीछे साइड से आया था, ठीक है। तो देखो, द अमाउंट और फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्रिएटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक है, वही है। एज वेल एज द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल और नेटवर्थ, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो ना, अच्छे से समझेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैपिटल विच इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, याद रहेगा, कैपिटल विच इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज करके ना बच्चों, रुको एक सेकेंड, हाँ मैं इधर लिखती हूँ, कैपिटल विच इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, बराबर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज करके ये तीनों जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लो एक बार, चलो बता ही देती हूँ, वैसे चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। फॉर्मूला बताया ना, कैपिटल विच इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। देखो यहाँ पे पहला क्या है, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख। देखो बच्चों, एक बिजनेस है जिसमें कैपिटल कितना है, 4 लाख है, एंड क्रेडिटर यानी क्या होता है, ऊपर देखा था ना, लायबिलिटी होता है, और आपका लायबिलिटी क्या है बच्चों, 2 लाख, बराबर। अभी आपको बताना है असेट्स कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या देखा था मैंने, कैपिटल विच इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमें क्या बताना है बच्चों, असेट बताना है ना, तो ये लायबिलिटी को इस साइड ले लेंगे, तो ये क्या होगा, कैपिटल में आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी विच इज इक्वल टू असेट। तो कैपिटल कितना है बच्चों, 4 लाख, और इसके अलावा लायबिलिटी कितना है, तो लायबिलिटी आपका 2 लाख, दोनों को प्लस कर दो, 4 और 2 कितना होता है, 6, यानी 6 लाख आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 लाख है ना। फिर उसी प्रकार से आगे के ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सो प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आया तो जरूर कमेंट करके बताना, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना कैसे होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, अभी मैं आपको बता दूं क्या, कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला लेना और इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना, आपको फटाक से आंसर मिलेगा, सारा सॉल्यूशन आपके सामने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी। अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ये लास्ट है, उसके बाद हम यहीं पे रुकेंगे, फिर आगे का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी ये भी बहुत सिंपल है, बताऊँ आपको। देखो ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी होता है ना बच्चों, ये ना सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी वो फिक्स नहीं होता है कि अगले, मतलब वो आपकी लायबिलिटी बनेगी ही, यानी
वो आपकी लाइबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं ना, आपने गुड्स को ना भेजा है ट्रांसपोर्ट में, कहीं पे सप्लाई करना था तो आपने भेज दिया। अब रास्ते में पता है क्या हुआ, आपका जो गुड्स है ना उसका कुछ तो एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, तो आपका पूरा गुड्स बर्बाद, बराबर। तो देखो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, अगर वो सीधे सीधे चला जाता तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती, लेकिन वो बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण वो आपकी लाइबिलिटी बनी। समझ में आ रहा है? तो बस इसी को हम लोग कंटीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और कंटीजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उसके वो अगर इवेंट, वो घटना होती है तब जाके वो लाइबिलिटी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसको नोट में लिखा जाता है। ठीक है, नीचे नोट भी होता है, वर्किंग नहीं मतलब एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा, तो उसमें ये कंटीजेंट लाइबिलिटी को दिखाया जाता है। ठीक है, चलो बच्चा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फटाफट से। A liability which may arise in future depends on happenings or non-happenings of certain event is called contingent liability। देखो यहाँ पे बता दिया गया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, वो लाइबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, होने के ऊपर। ठीक है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग। एंड एज इट इज कन्फर्म और परफेक्ट, एज इट इज नॉट कन्फर्म और परफेक्ट लाइबिलिटी, ये कन्फर्म भी नहीं होता, परफेक्ट भी नहीं होता। इट डज नॉट affect the financial position of the business and therefore it is not shown on the liability side of the balance sheet। इसीलिए इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इसका कोई असर नहीं होता ना फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये हैपनिंग पे डिपेंड है। अगर ये इवेंट हुआ तब जाके वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी, नहीं तो दूर से ही राम राम। ठीक है, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। बट इट इज शोन बाय वे ऑफ फुट नोट टू बैलेंस शीट सिंपली एज इन्फॉर्मेशन। लेकिन बैलेंस शीट के नीचे ना वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे वो दिखाया रहता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया। एक वर्कर है जिसने ना कंपनी के ऊपर, पता है बच्चों, 5,000 का ना वो क्लेम किया है। ठीक है, क्लेम मतलब उसने क्लेम किया, यानी कि उसने 5,000 कंपनी के, उसको 5,000 कंपनीज चाहिए, ऐसा उसने बोला है। क्लेम करना मतलब क्या, दावा करना कि मुझे 5,000 कंपनी से चाहिए। ठीक है, और ये मामला किस में चल रहा है बच्चों, कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये जो सिचुएशन है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट ने बोला 5,000 देने के लिए, तब जाके वो बिजनेस की लाइबिलिटी बनेगी और उसे उसको जो एम्प्लॉय जो वर्कर है उसे पैसा देना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने ना बोल दिया तो नहीं देना पड़ेगा, यानी वो फिक्स नहीं है। अगर कोर्ट ने बोला तो देना है, वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। अगर कोर्ट ने बोला तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है? तो बस यही है आपका कंटीजेंट लाइबिलिटी। देखा आपने कितना सिंपल था। ठीक है, तो याद रखना वो फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो बस बच्चों यहीं पे रुकते हैं। आज पता नहीं क्यों मेरा सिर बहुत चीज़ से दुख रहा है। ठीक है, तो यहीं पे बहुत ज़्यादा पढ़ लिया ना। चलो बाद में अभी हम लोग आगे देखेंगे, आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा मैथमेटिक्स भी आप सीख सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ाई कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलो बच्चे चलते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना। गुड बाय एवरीवन।